तो देखो भाई सेक्शन 1.3 भी खत्म हो गया। अब जो है सेक्शन 1.4 चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखो यार अभी तक हमने चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या चार्जिंग बाय कांटेक्ट बोल लो आप, ये पढ़ा है अभी तक। भाई हमने क्या करा यार, ये कंघे से बाल बनाते जा रहे हैं, ट्राई कर लेना अभी तक नहीं किया हो तो, है ना यार, सारे बालों की बैंड बज जाती है, पर ठीक है। अब देखो यार, अब ये मैंने ना मोबाइल के ऊपर एक कुछ कागज के टुकड़े रख लिए, मैंने एनिमेशन भी देखा था, रियल में करके दिखा रहा हूं। देखो तो डिस्चार्ज होगा वो कंगा, ठीक है ना। अब इसके पास में लेके जाएंगे तो यार ये देखो ये ओ माय गॉड, और ये आ गए, देखो ये आ गया पूरा का पूरा, एक के बाद एक आ गए ये। यार ये ट्राई करना बड़ा मजा आता है इसको करने में ना, ये मस्त उछलते कूदते रहते। हाथ में लेके मत करना पेपर को यार, हाथ में लेके करोगे ना, देखो अगर हाथ में लेके करोगे तो उतना अच्छे से शायद हो नहीं पाए, हाथ में लेके करोगे तो शायद उतने हो जाएगा, मतलब ठीक है, पर आप किसी सरफेस पे रख लेना, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो यार अभी तो हमने ये चार्जिंग बाय कांटेक्ट देख लिया, कंगा जो है बालों के साथ कांटेक्ट में था, ठीक है ना। जो डैंड्रफ वाला ऐड याद आ रहा है मेरे को बिल्कुल ठीक है ना। अब देखो यार चार्जिंग बाय कांटेक्ट हमने पढ़ ली कि कांटेक्ट से कैसे चार्जिंग। अब ये समझते हैं हम इंडक्शन से, इंडक्शन मतलब हो गया बिना कांटेक्ट के भी किसी बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं। तो यार एनसीईआरटी में ये डायग्राम दे रखा है, दो स्फीयर्स को लेके, दो पिथबॉल्स को लेकर इन्होंने ये कराया काम। लेकिन यार पहले मैं आसान भाषा में समझाऊंगा, देखो आपको ये पूरा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये पूरे स्टेप्स में आपको समझा देता हूं। आप डायग्राम देखकर भी जो है ना पूरा का पूरा ये समझ सकते हो, यहां तक है ना, यहां तक आपको जरूरत नहीं है, ये डायग्राम से समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं पहले एक स्फीयर से समझाता हूं, देखो आपको एनिमेशन से समझते हैं यार, चार्जेस के मूवमेंट से समझते हैं कि कैसे हम चार्ज कर सकते हैं किसी भी बॉडी को बिना टच करे, ठीक है ना। चलो देखो, तो यार मैं वीडियो चला देता हूं, इसको मैं एक काम करता हूं 2x पे चला लेता हूं, ठीक है ना, 1 सेकेंड, इसको हम डबल स्पीड पे चला लेते हैं, स्पीड हमने 2 टाइम्स कर ली, अब भागेगा ये। आवाज में आपको समझा रहा हूं, एनिमेशन है यहाँ पे देखते समझ जाना, हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करा, एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है ना, ये एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट हमने ले लिया, ये इसरा लैब के एक वीडियो का पार्ट है, उससे समझा रहा हूं मैं आपको। तो यार देखो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों है, ये अभी न्यूट्रल है। हमारा एम क्या है, इसको चार्ज करना बिना किसी से घिसे या टच करे हुए, मतलब इसको हम चार्जिंग ऑब्जेक्ट से जो है ना टच नहीं करेंगे जिससे हम चार्ज कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो तो क्या करा, स्टेप 1 में हमने इसके पास में हम एक चार्ज बॉडी को लेके आएंगे, इसको पॉज करते हैं। तो देखो हम एक चार्ज बॉडी को इसके पास में लेके आ गए, टच नहीं करा, अभी पहली स्टेप समझना, टच नहीं करा, एक चार्ज बॉडी को लेके आ गए। अब क्या होगा, अब देखो आप समझना क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी को लेके आ गए, अब ये अपने पास किसको खींच लेगा, ये अंदर मूव कर सकते हैं, ये कंडक्टर है, मूव कर सकते हैं चार्जेस इसमें। तो बताओ ये अपने पास में किसको खींच लेगा, बोलो, पॉजिटिव अट्रैक्ट्स यो नेगेटिव। तो यार ये क्या करेगा, ध्यान से देखना, नेगेटिव को अपने पास बुला लेगा और पॉजिटिव को दूर भेज देगा, ठीक है ना। तो देखो क्या होएगा इसमें यार, जैसे पास में है ना, ध्यान से देखना, ये नेगेटिव चार्जेस जो हैं ये अपने पास में यहां पर खींच लेगा। और वो कैसे होगा, अरे भाई हो जा, समझाई चल रही है अभी वीडियो में भी। ये देखो ये ऐसे हो गया, तो आपने देखा ये नेगेटिव चार्ज जो है इधर आ गए और पॉजिटिव इधर आ गए। हमारा एम क्या है, इस वाले गोले को हमें एक चार्ज देना है, एक चार्ज करना है, मतलब अभी तो बराबर नेगेटिव और बराबर पॉजिटिव है। तो पहली स्टेप में क्या हुआ, इसको पास में लाए पॉजिटिव को, तो नेगेटिव इधर सरक गए और पॉजिटिव इधर सरक गए। स्टेप नंबर 2 क्या है, स्टेप नंबर 2 क्या है, अब देखना भाई, नेगेटिव जब हमने इधर सरका लिया, अब हमारे को इसको मान लो नेगेटिवली चार्ज करना है, तो हम चाहते हैं ये पॉजिटिव हट जाए। अब ये पॉजिटिव हट जाए तो क्या करेंगे, देखो हमने इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया, अर्थिंग कर दी इस ऑब्जेक्ट की, ठीक है ना, इस ऑब्जेक्ट की हमने अर्थिंग कर दी यहां पर, जिससे कि क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज सारे अर्थ में उतर जाएं। तो स्टेप नंबर 1 ये पास में लाए, इसने नेगेटिव को एक साइड बुलाया, वो था ना छान लेते हैं, जैसे अपन गेहूं छान लेते हैं, कंकड़ एक साइड गेहूं एक साइड, वैसे नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव एक साइड। सेकेंड स्टेप में अर्थिंग कर दी इस वाली साइड से, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव जो चार्ज है ये सब अर्थ में उतर गए, है ना। सेकेंड स्टेप में ये सारे फिर ये अर्थ में उतर गए, ये पॉजिटिव चार्ज जो है। अब तीसरी स्टेप क्या है, तीसरी स्टेप यह है कि अब इसको अर्थ से डिस्कनेक्ट कर दो। तीसरी स्टेप में इसको हमने अर्थ से डिस्कनेक्ट कर दिया, अब हमारा काम नहीं है, नेगेटिव इधर पकड़े रखे और इसको डिस्कनेक्ट कर दिया। अब चौथी स्टेप आप खुद ही गैस कर सकते हो क्या होगी, चौथी स्टेप में क्या होगी,
यार इस वाली बॉडी को हटा लो, स्टेप नंबर 4 में इसको हटा लो, तो क्या होगा एनिमेशन से देखना, ये अब बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, अभी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो पहले तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी ने इसको नेगेटिव को सबको इधर रख रखा था, अब क्या हुआ, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्योंकि अब नेगेटिव चार्ज को खींचने वाला कोई नहीं है, तो अब ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और ये बॉडी हमको चार्ज्ड मिल गई, ये बॉडी हमको अब चार्ज्ड मिल गई, नेगेटिवली चार्ज हो गई, ये समझ गए। तो वापस रिकैप कराते हैं, पहले स्टेप में क्या करा था, न्यूट्रल थी जब ये, तो एक पॉजिटिव बॉडी पास में ले आए थे, पॉजिटिव बॉडी पास में ले आए थे तो नेगेटिव इधर आ गए थे, पॉजिटिव इधर आ गए थे। दूसरी स्टेप में अर्थ से कनेक्ट कर दिया था तो पॉजिटिव उतर गए थे। तीसरी स्टेप में अर्थिंग हटा दी थी, चौथी स्टेप में वो बॉडी भी हटा दी, तो अब ये नेगेटिवली यूनिफॉर्मली चार्ज हो गया यहां पर, ये मामला समझ गया। तो दिस इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। आप समझ रहे हो इंडक्शन क्यों हुआ, कॉन्टैक्ट में देखो उस बॉडी को हम इसके साथ नहीं लाए थे, सो दैट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। प्रोसेस क्लियर हो गया, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी डू चार्जिंग बाय इंडक्शन, राइट। तो यहां पर रिकैप भी पूरा करा दिया है, जो मैंने आपको भी रिकैप कराया, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4। तो 4 स्टेप में हमने ये जो है इस बॉडी को नेगेटिवली चार्ज कर दिया। सर नेगेटिवली चार्ज करना होता तो पॉजिटिवली चार्ज करना होता, तो पॉजिटिवली चार्ज करना होता यार अगर, तो क्या करते हैं, नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट लाते हैं, पॉजिटिव इधर आते हैं, नेगेटिव इधर आ जाते हैं, फिर नेगेटिव को अर्थ में उतार लेते, पॉजिटिव बच जाते, फिर पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूट हो जाते। फील आई, समझ गए। चलो अब एनसीईआरटी वाला डायग्राम देखते हैं। तो देखो अब यार एनसीईआरटी वालों ने क्या करा है, इसमें दो ऑब्जेक्ट्स ले लिए साथ में, ए और बी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये अर्थिंग के बदले क्या कर रहे हैं, अर्थिंग के बदले मैं आपको फंडा बताता हूं, इन्होंने अर्थिंग के बदले क्या करा, ये दूसरे ऑब्जेक्ट में चार्ज उतार लिए पॉजिटिव वाले, तो ये पहले पास में लाए, ए के पास में पॉजिटिवली चार्ज ये रॉड लेके आ गए ये वाली, ठीक है ना, इससे नेगेटिव इधर आ गए, और पॉजिटिव जो इधर आए थे, जो पॉजिटिव जो इधर आए थे ना, बेसिकली वो इधर चले गए एकदम कोने में, पॉजिटिव उतना दूर भाग गए जितना कोने में भाग सकते थे। अब इन्होंने इनको अलग अलग कर दिया, काम सेम हो रहा है, काम सेम हो रहा है एकदम, बस अर्थिंग के बदले उन्होंने दूसरा स्फीयर ले लिया, समझ गए। पहले मैंने यार आपको एक स्फीयर से क्यों समझाया यार, एनसीईआरटी में क्या ये डायग्राम देखते बच्चे डर जाते हैं यार एकदम, अबे क्या हो रहा है, दो स्फीयर आ गए, ये तीसरी रॉड आ गई, क्या हो रहा है मामला ये, तो इसलिए एक से समझ लिया। अब आप आराम से रिलेट कर सकते हो, तो बस ये डायग्राम आप याद रख लो, ये डायग्राम आपने याद रख लिया तो आपको स्टेप्स रटने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखो फिर इसको अलग कर लिया, अब इसको दूर ले गए, पहले दूर ले गए ये, तो नेगेटिव और पॉजिटिव ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पर कोई दिक्कत नहीं, टच में तो है ही नहीं। और अब इसको अलग अलग कर लिया, तो एक नेगेटिव दूर दूर कर लिया इनको अब बेसिकली, तो एक पूरा नेगेटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली हो गया और एक पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली हो गया, समझ गए, ठीक है। तो दिस वॉज चार्जिंग बाय इंडक्शन, आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मेटल स्फीयर इक्वल अपोजिट चार्ज, दिस इज चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, राइट। अब यार अब एक चीज है कि यार वो जो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था ना कि यार वो कंगा तो चार्ज था लेकिन वो पेपर तो डिस्चार्ज था, तो पेपर कैसे अट्रैक्ट हो गया, वो यहां पर जो है समझाने की कोशिश करिए, जिसको आप पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, है ना, जिसको आप समझोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं समझाता हूं आपको, देखो वो हुआ कैसे था। ये जो हमारा कंगा है, मैं यहाँ पर आपको हाथ से ड्रॉ करके बताता हूँ, देखो इंड्यूस हुई थी चीजें, है ना, कैसे हुआ था देखना। तो यार देखो क्या हुआ था, ये हमारा ये कंगा ले लिया मैंने, ठीक है ना यार, ये कोम ले लिया ये, ठीक है, इसको पहले बालों से चार्ज कर दिया था, तो यार मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। प्लास्टिक है, सॉरी प्लास्टिक और कैट फर, ये ह्यूमन फर है, अबे ये बिल्ली के बाल नहीं है, ये इंसानी बाल हैं ये, तो प्लास्टिक नेगेटिवली चार्ज हुआ था, तो यार ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, ये पूरा है ना नेगेटिवली चार्ज हो गया है मान लो, ठीक है। अब मैं इसके पास में जो ना पेपर लेके आया, पेपर को मैं बना देता हूं यार, किससे बनाऊं मैं, इस कलर से बना देता हूं, चलो पेपर को, ये मैं एक पेपर का टुकड़ा लेके आया, ये पेपर का टुकड़ा लेके आया। अब ध्यान से समझना हुआ क्या, अब देखो पेपर तो था न्यूट्रल, पेपर तो था न्यूट्रल, अब क्या हुआ, ये नेगेटिवली चार्ज जो था ना, ये नेगेटिवली चार्ज जो था, ये पूरा का पूरा ये, अरे भैया ये पूरा है नेगेटिव 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 चार्ज था। अब इसने क्या करा, जो पेपर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज थे, तो इसने पॉजिटिव चार्ज को ऊपर बुला लिया, यहां पर अपने पास बुला लिया, और नेगेटिव चार्ज दूर चले गया भाई, ठीक है, ऐसा हुआ। अभी भी पेपर न्यूट्रल ही है, बस पॉजिटिव एक साइड खींच लिए इस नेगेटिव ने और नेगेटिव दूर खींच लिए। अब क्या हुआ, नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो यार ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करा गया,
और नेगेटिव को रिपेल करा गया। लेकिन अभी कूलम्स लॉ में पढ़ोगे, जो जितना पास होता है उसको उतना ज्यादा तेजी से खींचा जाता है। जो जितना पास होते हैं चार्जेस उनमें फोर्स ज्यादा होती है, पास वाले चार्जेस में फोर्स ज्यादा होती है। तो यार ये जो फोर्स है ना, ये बहुत ज्यादा हो गई इसके कंपैरिजन में जो फेंकने वाली थी, जो दूर फेंकने वाली थी। तो खींचने वाली फोर्स ज्यादा और दूर भगाने वाली फोर्स कम, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव पास है, नेगेटिव और नेगेटिव दूर है। समझ गए आप? यार बिल्कुल ये ऐसा हो रहा है, मान लो ये वो शोले के ठाकुर के दो हाथ हैं, ये एक हाथ कोई तेजी से खींच रहा है, एक हाथ कोई धीरे खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है तेजी से, एक इधर धीरे खींच रहा है। तो यार ये किधर जाएगा आदमी, ये इधर भागेगा ना, ठीक है। तो यार ये इसलिए इसके चिपक जाता है। तो समझ में आई बात? चार्ज ऑब्जेक्ट ने न्यूट्रल वाले को कैसे अपनी ओर खींच लिया। क्लियर? तो इस पैराग्राफ में ये चीज समझाई गई है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ऑसम। अब चलिए भाई, हाउ कैन यू चार्ज, क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। ये वही का वही हो गया जो हमने करा था, तो ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। बस इसमें डायग्राम देख लेना, आप थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायग्राम देख लेना, क्वेश्चन सॉल्व, राइट। चलिए ऑसम मैथ्स। तो भाई साहब हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन भी हो गया। हमारा क्या हो गया, मतलब हमने चार्जिंग बाय इंडक्शन भी पढ़ लिया। फील आ रही है ना, देखो मजा आ रहा है सर, जबरदस्त मजा आ रहा है, चीजें दिख रही है अब तो, ठीक है। चलो अब इस वाले पार्ट का ये जो लास्ट सेक्शन है, इस वाले पार्ट में हम 1.5 तक पढ़ेंगे भाई, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। एक बार मैं एनसीईआरटी में भी देख लेता हूं यार, मैंने कुछ आपके लिए मार्क करके रख रखी है स्पेसिफिक चीजें। यस, व्हाई नॉट, पूरी एक एक चीज मार्क करके रखी है, मैं समझाता भी जाऊंगा। देखो यहाँ पर तो यार बड़ी सिंपल सी चीज है ना यार। ये जो चार्ज है बेसिकली इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर गिवन है आपको, ठीक है ना। तो दो चार्जेस होते हैं, हमको पता है यार, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है ना। और उनके इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, ये भी हमको पता है, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये बोलता है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। इसका मतलब क्या है वो समझ लेना, फिर आपको ये पूरा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड एनीथिंग लाइक दिस। ये पर ये ध्यान रखना, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। अच्छा, सबसे पहले मैं एक चीज और बता दूं यार, जो चार्ज होता है ना वो एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। आपने स्केलर और वेक्टर पढ़े थे क्लास 11th में। भाई वेक्टर वो होते हैं जिनके पास में डायरेक्शन भी होता है, चार्ज के पास में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है बट सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो यार पहली प्रॉपर्टी क्या है, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। बड़े सिंपल है, नंबर्स की तरह से चार्ज ऐड हो जाते हैं। जैसे चार्ज का यूनिट कूलम होता है, बता रहा हूं अभी से, बाद में आएगा। चार्ज का यूनिट कूलम होता है, तो यार 2 कूलम प्लस 2 कूलम इज इक्वल टू 4 कूलम हो जाएगा। सिंपल है। 2 कूलम प्लस -1 कूलम, 2 - 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यार, 1 कूलम। 2 कूलम प्लस -3 कूलम, बताओ भाई। अगर ये भी नहीं आता ना तो यार 6ठी क्लास में जाना पड़ेगा आपको, फिर नालायक को ये तो आना चाहिए। 2 - 3 -1 कूलम। ये महाशय ये बोल रहे हैं कि चार्जेस सिंपल नंबर्स की तरह से ऐड होते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, लिख लेना यार, नहीं तो ये एग्जांपल, यहां पर एक एग्जांपल दे रखा है सिंपल भाषा में। ये इसका फंडा है कि चार्जेस नंबर्स की तरह से ऐड होते हैं, राइट। अब दूसरी चीज, चार्ज इज कंजर्व्ड। इसका मतलब क्या है भाई, चार्ज कंजर्व है। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, ये यहां पर एक लाइन जो काम की है वो मार कर लो, फिर समझाता हूं। पहले मार कर लो, कचरा हटाओ, सिर्फ बेसिक चीज देखो। यही तो हमारे एनसीईआरटी पढ़ने का, यही तो इसलिए तो पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी, इसलिए तो मैं एनसीईआरटी लेके पढ़ा रहा हूं आपको, ताकि आपकी एनसीईआरटी कवर हो जाए। काम काम की चीजें और सारा गोबर हट जाए, सिर्फ काम काम की चीजें बच जाए। तो टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। तो चार्ज इज कंजर्व्ड का मतलब समझते हैं। मान लो यार आपने एक डब्बे में जो है ना, सपोज करो, अभी कूलम वूलम नहीं बोल रहा हूं मैं, आपने +6 का चार्ज ले रखा है। मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास में +6 का चार्ज है ना। अब अंदर कुछ तो आपने धुड़ुम एक्सपेरिमेंट मचाया। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है, ये सिस्टम आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है अंदर से कोई बाहर
न जा सके, बाहर से कोई अंदर न आ सके। मतलब जो पूरा आइसोलेटेड है उसमें ना हम बाहर कुछ भेज सकते हैं ना बाहर से कुछ अंदर भेज सकते हैं। ठीक है, तो यार आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज कंजर्व्ड होता है, जैसे +6 है, कुछ अंदर धुड़ुम धुड़ुम मचाया, तो यार अंदर पता है हो सकता है नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल चेंज हो जाए, हो सकता है ये 2 में टूट जाए, ये +4 और +2 वाले में टूट जाए, हो सकता है, लेकिन चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। यहाँ +6 है तो कितने में भी तोड़ लो आप, ये 6 का 6 ही रहेगा। ठीक है ना, हो सकता है यार कुछ ऐसा हो कि यार एक नया -1 का हो जाए और एक नया +1 का भी होएगा फिर, लेकिन टोटल सम तो +6 ही रहेगा। चार्ज हमेशा कंजर्व्ड होता है, आप चार्ज क्रिएट ही नहीं कर सकते। चार्ज पार्टिकल्स अलग अलग कर सकते हैं, एक पार्टिकल को 5 में तोड़ दिया, 5 को मिला के 1 कर दिया, वो कर सकते हैं, लेकिन टोटल चार्ज कंजर्व्ड रहेगा। समझ गए? समझ गए सर। तीसरी प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये बच्चों को थोड़ी सी टफ लगती है। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है वो बता देता हूं। देखो यार, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि यार किसी के मल्टीपल में बढ़ना। समझ में नहीं आई ना? अब ध्यान से सुनो, क्रिकेट अगर आपने देखा हो, पहले ये एक्सप्रेशन छोड़ो, इसे डराता है फोकट में ये। क्रिकेट अगर आपने देखा हो, अगर मैं आपसे बोलूं यार इंडिया ने पाकिस्तान को धो डाला और 20 ओवर में 250.3 रन बना लिए, सर क्या मजाक कर रहे हो आप? 250.3 रन, सर ये 0.3 रन तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा 0.5 पॉसिबल है क्या? चलो यार ठीक है, 0.5 पॉसिबल है। सर वो क्या हुआ, बैट्समैन है ना, वो आधा पिच पे भागा और वहां जाके खड़ा हो गया। भैया आधा रन तो मानो, ये पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल नहीं है सर, ये हमेशा इंटीजर ही होना चाहिए और वो भी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब रन के केस में तो। पर ये फ्रैक्शन पॉइंट भी नहीं हो सकता, इंटीजर ही होना चाहिए ये। तो यार मैंने बोला कि चलो 210 रन बनाए, तो बिल्कुल सही है यार। तो ये होता है क्वांटाइजेशन की, रन हमेशा एक की क्वांटिटी से ही बढ़ेंगे, मतलब एक के मल्टीपल में ही बढ़ेंगे, फ्रैक्शन नहीं हो सकते। इसे कहते हैं क्वांटाइजेशन। एक बेसिक मिनिमम नंबर होना जिससे छोटा रन पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर सबसे छोटा क्वांटा क्या है, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्वांटा। तो सबसे छोटा क्वांटा क्या है? 1 रन। तो क्रिकेट में हर चीज 1 रन के ऑर्डर से बढ़ेगी, मतलब 1 रन, 2 रन, 3 रन, 4 रन, 6 रन, तो हमेशा वो इसके मल्टीपल में बढ़ेंगे। तो n × 1 रन अगर मैं बोलूं तो इतने ही रन बनेंगे। 0 भी बढ़ सकते हैं डेफिनेटली, वो भी 1 का मल्टीपल ही तो है, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। तो इसे हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ रन्स। क्वांटाइजेशन ऑफ रन्स, रन्स आर क्वांटाइज्ड, मतलब वो एक एक के यूनिट में बढ़ेंगे। एक बेसिक यूनिट है, उस यूनिट के नंबर्स में ही चीजें बढ़ेंगी। और हम सोचें आज हमारी पार्टी में, आज हमने बर्थडे पार्टी रखी और उसमें 20.5 लोग आए, 20.5 पीपल केम। सर ये कैसे पॉसिबल है? 20.5 लोग आए। अबे बच्चे को आधा नहीं मान रहे हैं, मतलब 20.5 इंसान आए, ये हो ही नहीं सकता। सर इंसान तो नंबर में ही होंगे, मतलब 20 आएंगे या 21 आएंगे, 20.5 नहीं हो सकते। तो 20 के बाद 21 ही आएगा। एक इंसान से छोटी क्वांटिटी में इंसान नहीं आ सकता है, ठीक है ना? तो इंसान आर क्वांटाइज्ड और उसका बेसिक यूनिट क्या है? 1 इंसान। इसी तरह से जो चार्ज होता है ना, जो चार्ज होता है, आप और एग्जांपल भी सोच सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल है, ठीक है ना? इसी तरह से चार्ज जो है वो क्वांटाइज होता है और वो उसका जो क्वांटा होता है चार्ज का, वो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है ना, वो चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मतलब आपके सिस्टम में इलेक्ट्रॉन्स के मल्टीपल में ही चार्ज बढ़ सकते हैं। समझ गए? मतलब कि सिस्टम में आप नहीं कह सकते यार कि मेरे पास आज 20.5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। या तो 20 इलेक्ट्रॉन होंगे या 21 इलेक्ट्रॉन होंगे या 19 इलेक्ट्रॉन होंगे, आधा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। तो चार्ज क्वांटाइज्ड है, वो 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के ऑर्डर में ही बढ़ेगा।
अब तो समझ में आ गया होगा पूरा। चार्ज इज क्वांटाइज्ड और मिनिमम वैल्यू क्या है, जो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19, आप इसको 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम की तरह से ही समझना। ठीक है, समझ गए? तो दिस इज चार्ज इज क्वांटाइज्ड। तो तीन प्रॉपर्टी पढ़ ली, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, चार इंटीजर्स की तरह से ऐड होते हैं, मतलब नंबर्स की तरह से ऐड होते हैं। दूसरा, चार्ज इज कंजर्व्ड, हम चार्ज को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तीसरा, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। तो यार ये तीनों प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी। कई बार प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में सीबीएसई में क्वेश्चन आ जाता है यार, तो ये तीनों प्रॉपर्टीज आप लिख देना। जेईई और नीट में जनरली नहीं आता, नीट में कई बार ऐसा आ जाता है कि यार ठीक है एक बेसिक यूनिट क्या है ना, और चार्जेस क्वांटाइज वगैरह कभी कभार रहता है पर बहुत रेयर है। इस चैप्टर में बहुत कुछ है आगे जिसमें से यार क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो यार मेजर चीज हमने समझ ली। क्वांटाइजेशन चार्ज में आपको ये वाला याद रखना है, Q इज इक्वल टू एन ई, ई इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यार n पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, बाकी आपको कुछ भी इसमें ध्यान नहीं रखना है। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। समझ गए? तो प्रोटॉन के पास पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव। तो यहां से लेकर ये क्वांटाइजेशन की डेफिनेशन है, बस ये देख लेना। ठीक है, बाकी ये आपको कुछ नहीं करना। ये मिल्कन साहब ने जो है 1912 में डिमॉन्स्ट्रेट किया था ये वाली चीज कि चार्ज क्वांटाइज्ड है। ठीक है, अब भाई साहब यूनिट होता है कूलम और उसको सी से डिनोट करते हैं, ये हमने पढ़ लिया। डेफिनेशन क्या होती है उसकी, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आएगी ना तब बता दूंगा। 1 कूलम इज चार्ज फ्लोइंग थ्रू वायर इन 1 सेकेंड इफ करंट इज 1 एम्पियर। सी चैप्टर 2। तो जब चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे तो यार 10वीं में जैसे आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, तो चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम होता है, करंट इनटू टाइम होता है ये। तो 1 एम्पियर का करंट जब 1 सेकेंड में फ्लो करेगा तो चार्ज 1 कूलम होगा। इसको Q से डिनोट करते हैं, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। तो यार जब ये 1 एम्पियर का करंट होगा 1 सेकेंड में, तब ये 1 कूलम होगा। सिंपल। ठीक है, ऑसम मैथ्स। चलिए बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन इसमें पूछने जाता है, जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं ना, वो एक क्वेश्चन देख लेना कि यार एक -1 कूलम में कितना चार्ज हो, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। -1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये जरा बताना है हमको कि भाई -1 में कितने होते हैं। ठीक है, तो -1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कैसे बताओगे यार? तो यार 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, मतलब बहुत सिंपल भाषा में लिखें तो 1 इलेक्ट्रॉन में जो होते हैं वो होते हैं -1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अब हमको चाहिए -1 कूलम में, है ना, अब हमको चाहिए -1 कूलम में चाहिए हमको भाई। तो यार यूनिटरी मेथड बचपन में पढ़ा है, अबे पढ़ा है ना यूनिटरी मेथड, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसको नीचे ले जाओ तो ये 1 के नीचे पहुंच जाएगा। सर ये कैलकुलेशन तो नहीं आती है, तो चुल्लू भर पानी ढूंढ लो। अब इसको डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 6.024 समथिंग, 6.24 आता है, 6.24 024 6.24, उसको अप्रोक्सीमेटली 6 इंटू 10 की पावर 18 लिख सकते हो आप। तो यार एक कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लगभग 6 इंटू 10 की पावर 18, 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कूलम में। ठीक है, यहां तक मामला फिट है? फिट है, सही एकदम सर। चलो बहुत बढ़िया। अब यार कुछ छोटे यूनिट भी होते हैं। 1 माइक्रो कूलम मतलब 10 की पावर -6 कूलम, 1 मिली कूलम 10 की पावर -3 कूलम। अंडरलाइन वाले पार्ट पढ़ते जाना बस। माइक्रो -6, मिली -3। ठीक है, बाकी ये हम सब पढ़ चुके हैं भैया कि इसमें इतने होंगे। N1 N2 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स हैं और N1 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टोटल चार्ज कितना होगा N2 इंटू ई प्लस N1 इंटू माइनस ई, N2 माइनस N1 इंटू ई। यार ये मैथ्स में बड़ा परेशान करते हैं यार। ये सिंपल भाषा में बताता हूं, देखो यार, अगर मान लो 5 प्रोटॉन्स हैं और 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टोटल चार्ज कितना होगा 5 इंटू ये जो इसको ई बोल ले प्लस ई होता है प्रोटॉन्स में, और इसमें -e होता है, तो ये हो जाएगा 2e। समझ गए आप? सिंपल है, ये गणित में मत जाना N1 N2 की, ये सीधे समझ में आ गया, राइट। चलिए बहुत बढ़िया। अब यार ये ठीक है, ये आप अभी स्किप कर सकते हो। ये बोल रहा है कि यार
ये मोटा मोटा पार्ट जो बोल रहा है ना, मतलब थोड़ा सा फिलोसफिकल तो नहीं बोलूंगा, पर थोड़ा सा माइन्यूट कॉन्सेप्ट है कि यार ये इतना छोटा चार्ज होता है, ये इतना छोटा चार्ज होता है कि जो बड़ी चार्ज बॉडीज होती है ना, उसमें ऐसा लगता है यार कंटिन्यूअस चादर बिछी हुई है इन चार्जेस की। जैसे यार आप देखोगे एक नमक का दाना कितना छोटा होता है, एक नमक का दाना कितना छोटा होता है, लेकिन अगर आपने समुद्र के पास में नमक फैला हुआ देखा हो या नमक का ढेर देखो तो वो एकदम कंटिन्यूअस जैसा दिखता है कि यार चादर बिछी हुई नमक की, लेकिन उन नमक की चादर बनी हुई होती है एक छोटे छोटे कण ऑफ नमक से। समझ गए? तो ये यार वही बोल रहा है कि जब एकदम बड़े चार्जेस और वो होते हैं तो वो बनते छोटे छोटे चार्जेस से ही हैं, लेकिन वो कंटिन्यूअस चार्जेस दिखते हैं। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। ये क्वेश्चंस हैं, आप यार इसको एक बार करके देख लेना, कोई टेंशन मत लेना। और ठीक है, तो देखो हमने सेक्शन नंबर 1.5 तक पूरा समझ लिया, लगभग 70% चीजें तो हमने एनसीईआरटी की लैंग्वेज को उड़ा दी, 30% पढ़ने का रख लिया और समझ पूरा लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा है। अब नेक्स्ट पार्ट में बच्चों कूलम्स लॉ से स्टार्ट करेंगे और मचाएंगे। ठीक है, तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को सब लोग, हम एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर कवर करने वाले हैं, और दोस्तों के साथ शेयर तो कर ही देना इसको। एनसीईआरटी एकदम सिंपल बना के छोड़ेंगे, और आपका एम जो है इसमें टाइम बचाना होना चाहिए। अगर देखो आपके पास बहुत टाइम है तो पूरी पढ़ लेना, और कम टाइम है सो दिस इज फॉर यू। ठीक है, ऑल द बेस्ट।